नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के हिस्ट्री के कुछ VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो हमेशा पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बिल्कुल मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा और ऐसा समझाऊँगा कि आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और इस देखते हैं तो जितना क्वेश्चन इससे कई अधिक क्वेश्चन आपको बन जाएगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। धम्म जानते हैं जिसका प्रतिपादन किसने किया था? अशोक। ये तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, तो याद रखिएगा धम्म किसका था? तो अशोक के था। तो अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी हम वही जानेंगे कि धम्म होता क्या है धम्म। तो देखिए धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियमों को कहा जाता है। व्यवहार जानते हैं ना, अच्छा व्यवहार, खराब व्यवहार, तो व्यवहार अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सामाजिक व्यवहार को उन नियमों को कहा जाता है, यानी उन नियमों को कहा जाता है जो नैतिकता पर आधारित हो। अब नैतिकता क्या होता है? नैतिकता के अर्थ होता है क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी सही गलत को पता चले, उसे हम नैतिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। तो सामाजिक व्यवहार को उन नियमों को कहा जाता है जो नैतिकता पर आधारित हो, जैसे बड़े को आदर करना, छोटे से प्यार करना आदि। इसी को हम क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। धम्म में यही बताया गया है, समझे ना। आपको धम्म के बारे में पूछे तो समझ जाइएगा कि धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियमों को कहा जाता है जो नैतिकता पर आधारित हो, जैसे बड़े को आदर करना, छोटे से प्यार करना आदि, ठीक है ना। यही क्या है? धम्म है। और कलिंग के विजय के बाद अशोक ने ऐसी धम्म का प्रचार किया था, यानी अब हमें ऐसा ही काम करना है, बड़े को आदर करना है, छोटे से प्यार करना है, हिंसक नहीं होना है। ये सब ही अशोक ने कब? कलिंग युद्ध के विजय के बाद यही अपनाया था। तो समझ गए ना धम्म क्या है? अगर समझ गए तो लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया होगा, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। अगला है गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बताना है। गौतम बुद्ध जो काफी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के बारे में प्रश्न हमेशा आता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हमेशा आता है इससे प्रश्न। तो देख लीजिए, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व के मतलब हुआ 563 वर्ष पहले। इनका बचपन के नाम सिद्धार्थ था और क्या हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। याद ही रखिएगा, लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी का है, नेपाल में है। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पिता के नाम सुधोधन तथा माता के नाम माया थी। और 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। यानी याद रखिएगा गौतम बुद्ध का बता दिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव भी तैयारी होगा। सब्जेक्टिव से पढ़ने की यही फायदा है कि हमें ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं होगा। तो याद देखिए कब हुआ था? 563 में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था। इनके पिताजी के क्या नाम था? सुधोधन, ठीक है ना। और माता के नाम माया थी। किनका? गौतम बुद्ध जी का, ठीक है ना। और 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। इनकी पत्नी के नाम यानी यशोधरा था, ठीक है। और गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का पुत्र के नाम क्या था? राहुल था। और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया था सत्य को जानने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये क्या छोड़ दिया था? घर। कब? 29 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा क्या छोड़ दिया था? घर को छोड़ दिया था, ठीक है। और बुद्धगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, बुद्धगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से इन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना? तब से इन्हें क्या जाना जाता है? बुद्ध के नाम। नहीं, ठीक है, नहीं तो इससे पहले इसे सिद्धार्थ कहते थे। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्धगया में। किसके पास? तो एक पीपल के वृक्ष के
मतलब वृक्ष के नीचे, ठीक है। और तब इन्हीं से क्या कहते हैं, बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ गए, 10 को ऑब्जेक्टिव तो यही से बन जाएगा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी हुआ था। इनका बचपन के नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इसका पिताजी के क्या नाम था, सुधोधन था। इसकी माता के नाम क्या थी, माया थी। पत्नी के नाम यशोधरा थी और पुत्र के नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए और कहाँ, बुद्धगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसके नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। और तब से इन्हें क्या कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। और इसी दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करना है। भारत छोड़ो आंदोलन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग देखते रहिए अंत तक। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। यानी पहला लाइन है कि देखिए, टेक्स्ट मैं इसलिए लिया हूँ कि ताकि आपको मैं क्या कर सकूं, आपको कुछ लिखने आना चाहिए एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे के हम समझा देते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो इसको बोर्ड पर हम आपको स्टोरी टाइप में समझा दूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे को थोड़ा लिखने में समस्या होती है। तो मैं चलो मैं आपको टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ। तो लिखना कैसे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में और लिखना कुछ नहीं है, तरीका वरीका कुछ नहीं, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे लिखिए, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, 1942 में। किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। और गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर सदा के लिए चला जाए। यानी गांधी जी क्या चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर चला जाए और हम उनके संवैधानिक सुधार या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। यानी हमें अब सुधारना चाहिए, बहुत झेल लिया आपको, ठीक है ना। अब हमें लालच नहीं दीजिए कि मैं आपको अपना संविधान बना दूंगा, आपको अपना नियम कानून रहेगा, आप जैसे मन तैसे दीजिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे, जाइए, हमें कोई सुधार वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है ना। तंग आ गए थे गांधी जी, तो 1942 में आंदोलन चलाए थे किसको, अंग्रेज को भारत छोड़ के हमेशा जाने के लिए, और हमेशा हमको उनको संवैधानिक सुधार को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अतः 1942 में अंग्रेज के विरोध जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगा। कब, हिंसक यानी थोड़ा मारपीट, ये सब भी तोड़फोड़, तो हिंसक प्रदर्शन होने लगा। और महात्मा गांधी ने करो या मरो को नारा इस आंदोलन में दिए थे, ठीक है ना। करो या मरो के नारा किस आंदोलन में दिए गए थे, इसी आंदोलन में दिए गए थे। तो समझ गए ना। अगर आपको 3 नंबर में पूछ रहा है तो इतना लिख दीजिएगा, नंबर फिक्स है, मिल जाएगा। तो समझ गए ना। क्या है भारत छोड़ो आंदोलन, एक बार याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए, हमको उनके संवैधानिक सुधार या किसी चीज़ के जरूरत नहीं है। और जगह जगह पर अंग्रेजों को हिंसक प्रदर्शन होने लगा और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। समझ गए ना। तो समझ गए होंगे कि क्या सब है भारत छोड़ो आंदोलन। तो मुझे उम्मीद है कि यह समझ गए होंगे, ठीक है। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जो काफ़ी टॉप है, ठीक है ना। छोटा देख के इसको भागिएगा मत। अब पानीपत की प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुई थी, तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। याद रखिए, जितना पूछे उतना ही जवाब देना है, ज़्यादा बक्कर बक्कर नहीं करना है, समझ गए ना। जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुई थी, तो याद रखिए पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। और याद रखिएगा, इसमें बाबर को विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी के बुरी तरह से हार हुई थी। और ये मुगल वंश के, बाबर किस वंश के संस्थापक था, मुगल वंश के, और ये प्रथम युद्ध यही था, ठीक है ना। प्रथम आक्रमक यही था, कहाँ, पानीपत में। किस पर, इब्राहिम लोदी पर, ठीक है ना। ये प्रथम लड़ाई भी था इस वंश का। तो समझ गए कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। तो देखियो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10th में भी पढ़े होंगे, समझ के पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो गैल भैंसिया पानी में, आपको पता है कुछ भी नहीं याद रहता है, तो समझ के पढ़िए। उपनिवेशवाद होता क्या है, पहले हम समझ जाते हैं। इसको एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और ये कोई है, मान लीजिए अमेरिका है, क्या है, अमेरिका है, और ये इंडिया है, समझे। और अमेरिका द्वारा किसी
एक क्षेत्र भर यानी इंडिया के किसी एक जगह पर अपना शासन नियम चला रहा है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया अब बहुत सारे देशों ने कर रहा है, अब बहुत जगह पर कर रहा है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अब अमेरिका है, दिल्लियों में कर लिया, बिहारों में कर लिया, कोलकाता में कर लिया, तो ये सब क्या हो गया? उपनिवेशवाद हो गया। समझ गए ना? तो यही उपनिवेशवाद है। तब इसको लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या? जैसे भारत में अंग्रेज आया, भारत को गुलाम बनाया, क्या था? उपनिवेशवाद था। ठीक है। चलिए, जब कोई देश दूसरे देश पर अपना सामाजिक, और सामाजिक मतलब जानते हो सोशल क्या होता है, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यानी तीनों तरह से, यानी सामाजिक हो उसका अपना कंट्रोल, वहाँ के समाज, वहाँ की सोसाइटी अपने हाथ में ले लेता है। आर्थिक, रुपया पैसे क्या करना है नहीं करना है, कौन काम करना है, सब अपने नियंत्रण। सांस्कृतिक, क्या रीति रिवाज है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब अपने अंदर नियंत्रण यानी अपने अधिकार में ले लेता है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। समझ गए ना? उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश। और जब इसी प्रक्रिया को बहुत देशों के द्वारा किया जाने लगता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। और बहुत देशों द्वारा बहुत जगह पर किया जाने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ गए? आसान है। जब कोई देश अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उपनिवेश कहते हैं, नियंत्रण कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। ठीक है ना? और जब इसी प्रक्रिया को बहुत देशों के द्वारा किया जाने लगे तो हम उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ गए ना? शॉर्टकट में बता दिया हूँ कि मान लीजिए अमेरिका, ये भारत है, अमेरिका द्वारा किसी एक क्षेत्र पर इसका अपना अधिकार कर लिया, अपना नियम कानून थोपना चाहता है, अपने अधीन कर लिया, तो इसे हम उपनिवेश कहते हैं। और यही प्रक्रिया बहुत सारे देश कर रहा है तो इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। चलिए, विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। विश्व के आपसे पूछ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सुनना है आपको, बार बार पढ़िएगा कि 7 अजूबा ये है, अपने याद हो जाएगा। तो विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताए। 7 नहीं 7 है, ठीक है ना? तो विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताए, जिसमें आप क्वेश्चन आएगा 7 अजूबे के नाम बताइए। जिसमें कभी पूछ देता है 3 अजूबे के नाम, आश्चर्यों के नाम लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, तो इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, चीन का दीवार। चीन का दीवार कहाँ है? याद रखिएगा, ये चीन में है। ठीक है ना? ताजमहल, आप पता है ताजमहल कहाँ है? ये भारत में है। ठीक है ना? तीसरा है पेट्रा। क्या है? पेट्रा, ये जॉर्डन में है, याद रखिएगा। और चौथा है क्राइस्ट रिडीमर। चौथा क्या है? क्राइस्ट रिडीमर है, जो ब्राज़ील में है। और 5वां है माचू पिच्चू। क्या है? माचू पिच्चू। ये कहाँ? याद रखिएगा, माची पिच्चू या पिच्चू रहेगा, पिच्चू भी रह सकता है। हाँ ठीक है, माचू पिच्चू होना चाहिए था। तो माचू पिच्चू कहाँ है? तो याद रखिएगा, यह आपको पेरू में है। ठीक है ना? 5वां। और छठा है, यहाँ 7वां लिखा हुआ है लेकिन छठा है। छठा है क्या? आपको ये पता होना चाहिए, कोलोसियस। कोलोसियस, यही इतने हैं छठा। कोलोसियस ये क्या है? ये कहाँ है? तो ये इटली में है। और चौथा है चेचन इत्जा। 7वां है चेचन इत्जा, ये कहाँ है? मैक्सिको में है, याद रखिएगा। ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसलंग छठा, और चेचन इत्जा 7वां है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया था। ऐसे बिहार झारखंड में था, लेकिन शुरुआत कहाँ से किया था? बंगाल से। ठीक है, कब? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसके अंतर्गत लगान यानी जो कृषक, जो फसल पर जो टैक्स दिया जाता था ना, उसे हम लगान कहते थे। तो इसके अंतर्गत लगान हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया कि भाई आपको इतने साल तक इतना लगान देना होगा। ठीक है ना? हमेशा के लिए, चाहे फसल हो या ना हो, निश्चित कर दिया गया। और लगान एकत्र करने वाले को जमींदार बना दिया गया। यानी अब क्या किया? ये अंग्रेज था, मान लीजिए एक अंग्रेज था, और ये किसान था, कृषक था, और ये क्या था? जमींदार। इसको बना दिया कि अब क्या करो, तुम जाओ कृषक से टैक्स लाओ,
तो ज़मींदार वसूलता था लगान, और ज़मींदार को एक रकम किसको देना पड़ता था? सरकार को, यानी अंग्रेज़ों को। इससे समस्या ये भी होती थी कि अंग्रेज़ क्या करता था, जो ज़मींदार था वो अंग्रेज़ को कितना रकम देना होता था, उससे अधिक रकम उससे वसूल लेता था, ठीक है ना? और उसको देता था और अपने पास रखता था, ठीक है ना? तो इसे अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको सपोर्ट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो हमें बताइएगा, तो मैं इस तरह से हर सब्जेक्ट का बेहतर से बेहतर और थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी लाऊँगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी एक पैसा की ज़रूरत नहीं है, फ्री में कीजिएगा, ठीक है? लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमें ये लाइक करने से हमें लगता है कि चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो प्रेस तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।